हेलो स्टूडेंट्स। आज की ऑनलाइन क्लास में हम राजस्थान की सबसे प्राचीन और गौरवमयी रियासत की मेवाड़ के गोहिल वंश के बारे में हम अध्ययन करेंगे। गोहिल वंश की उत्पत्ति कहाँ से हुई, इसका मूल स्थान कहाँ था। तो आज हम हिस्ट्री ऑफ राजस्थान में बीए पार्ट सेकंड के पेपर सेकंड में गोहिलों के प्रारंभिक इतिहास का अध्ययन करेंगे। गोहिलों की उत्पत्ति के संबंध में इतिहासकार एक मत नहीं है। गोहिल वंश ने मुख्यतः मेवाड़ पर शासन किया, इसलिए टॉपिक का नाम भी हमारा गोहिलों का प्रारंभिक इतिहास या मेवाड़ का उदय है। इस वंश का नामकरण जो है प्रतापी शासक गोहिल के नाम पर हुआ और यह वंश बाद में गहलोत वंश भी कहलाया। अबुल फजल ने मेवाड़ के गोहिलों को ईरान के बादशाह नौशेरवा आदिल का वंशज बताया है। कर्नल टोड जैन ग्रंथों के आधार पर गोहिलों को वल्लभी के राजा शिलादित्य का वंशज मानते हैं। डॉक्टर ओझा, गौरी शंकर हीराचंद ओझा, जो राजस्थान के इतिहास पर जिन्होंने कई ग्रंथ लिखे हैं, खोज फर्क, उनका मानना है कि गोहिल वंशी राजपूत विशुद्ध सूर्यवंशी है। उन्होंने बापा रावल के सिक्के और शिलालेखों के आधार पर उनको सूर्यवंशी माना है। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा कुंभलगढ़ प्रशस्ति के आधार पर गोहिलों को ब्राह्मण वंशीय मानते हैं। डॉक्टर डी.आर. भंडारकर भी गोहिलों को नागर ब्राह्मणों की संतान मानते हैं। श्यामल दास अपनी रचना वीर विनोद में गोहिलों का मूल स्थान वल्लभी तो मानते हैं, मगर उन्हें शिलादित्य का वंशज न मानकर उनके बाद के किसी शासक का वंशज मानते हैं। इस प्रकार आज भी गोहिलों की उत्पत्ति के संबंध में कोई एक मत स्थिर नहीं किया जा सकता है। इस विषय पर और अधिक खोज या अनुसंधान की आवश्यकता है। हो सकता है निकट भविष्य में इस पर प्रकाश पड़े और एक राय बन जाए कि गोहिलों की उत्पत्ति कहाँ से हुई, इनका मूल स्थान कहाँ था या इनका मूल पुरुष कौन था। मेवाड़ का राज्य चिन्ह है, इसमें लिखा है, जो दृढ़ राखे धर्म को ताही राखे करतार। सूर्य का चिन्ह होना इन्हें सूर्यवंशी सिद्ध करता है। एक और पूंजा भील जो हाथ में तीर कमान लिए हुए हैं, दूसरी ओर शासक मेवाड़ के भूमि के रक्षक के रूप में चिन्हित है। जैसा कि टोड, श्यामल दास इत्यादि मानते हैं कि गोहिल ही मेवाड़ के गोहिल या गहलोत वंश का मूल पुरुष था और मेवाड़ के इसी गोहिल से राजस्थान की जो अन्य गोहिल वंश की शाखाएं हैं, नैणसी के अनुसार गोहिलों की 24 शाखाएं थी। कर्नल टोड भी 24 शाखाओं का जिक्र करते हैं, जिनमें से कल्याणपुर के गोहिल, वागड़ के गोहिल, चाटसू के गोहिल, मारवाड़ के गोहिल, दौड़ के गोहिल, काठियावाड़ के गोहिल इत्यादि है। मगर इन सब में मेवाड़ के गोहिल सबसे अधिक प्रसिद्ध है और यहीं से गोहिलों की अन्य शाखाएं निकली है। तो शिलालेखों के आधार पर भी इस गोहिल वंश का मूल पुरुष गोहिल सिद्ध होता है। डॉक्टर ओझा ने
गोहिल का जो समय है वो 567 ईस्वी के लगभग माना है। आगरा के पास मिले चांदी एवं तांबे के सिक्के गोहिल को एक स्वतंत्र एवं विस्तृत राज्य का शासक बताते हैं। गोहिल के उत्तराधिकारियों का भी कोई निश्चित क्रम हमारे पास नहीं है। शिलालेखों के आधार पर इनमें से कुछ शासकों के नाम हमें प्राप्त होते हैं, जिनमें सील, अपराजित, भृतृभट्ट, अल्लट, नरवाहन, शक्ति कुमार, विजय सिंह आदि प्रमुख थे। कुछ शासकों के नाम भाटों की वंशावली से भी लिए गए हैं, जिसका इनके क्रम के बारे में या इनके शासनकाल के बारे में हमें पुख्ता जानकारी नहीं मिलती है। टोड के अनुसार गोहिल की 8वीं पीढ़ी में नागादित्य नामक शासक हुआ, जो बीलों के हाथों मारा गया था और बीलों ने गोहिलों से अपना ईडर का राज्य वापस छीन लिया था। इसी नागादित्य का पुत्र बापा था। बापा रावल के वंशज कहने में मेवाड़ के शासक अपने आप को गौरव का अनुभव करते थे कि वो बापा रावल के वंशज है। बापा के समय का हमें कोई शिलालेख उपलब्ध नहीं होता है, जिससे उसके जीवन की घटनाओं के बारे में प्रामाणिकता से कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। मगर ख्यात लेखकों ने अनेक चमत्कारिक एवं कल्पित बातें लिख कर के बापा के इतिहास को या जीवन को और भी रहस्यमय बना दिया है। ख्यात लेखकों ने ये ज़रूर लिखा है कि हारीत ऋषि की कृपा से बापा को मेवाड़ का राज्य प्राप्त हुआ था। कर्नल टोड भी इसी मत को लिखते हैं, बात को मानते हैं कि हारीत ऋषि के संपर्क में बापा आया था नागदा में गायें चराते हुए, जहाँ उसे एकलिंग जी के दर्शन हुए और उन्हीं की कृपा से बापा को मेवाड़ का राज्य मिला। बापा के जीवन और उसकी शक्ति के संबंध में भी अनेक किंवदंतियाँ, लोक कथाएँ लोगों में प्रचलित है। जैसे कि बापा इतना शक्तिशाली था कि वो एक झटके से 2 भैंसों की बलि दे देता था। उसके पास 12,72,000 सेना थी। वो 4 बकरे रोज़ खाता था, 35 हाथ की धोती और 16 हाथ का दुपट्टा पहनता था। उसके पास 32 मन की तलवार थी। इन सभी कथाओं में ऐतिहासिक तथ्य नहीं मिलता है, मगर इनसे एक बात ज़रूर लगती है कि बापा शक्तिशाली था और उसकी वैभव प्राप्ति में हारीत ऋषि का महत्वपूर्ण योगदान था। इतिहासकार तो इस बात पर भी मतभेद रखते हैं कि बापा किसी एक व्यक्ति का नाम था या कई शासकों की उपाधि थी। श्यामल दास लिखते हैं कि बापा किसी राजा का नाम नहीं अपितु उसकी उपाधि थी। यह सील के पोते महेंद्र की उपाधि थी, जिसे बापा कह सकते हैं। भंडारकर खुमान को बापा मानते हैं। डॉक्टर ओझा लिखते हैं कि बापा ने तो सील की उपाधि थी, न महेंद्र की और न खुमान की, तो कालभोज की उपाधि थी। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा मानते हैं कि कुंभलगढ़ प्रशस्ति के आधार पर बापा के बाद अपराजित, महेंद्र द्वितीय और कालभोज मेवाड़ के शासक हुए। चित्तौड़, आबू और रणकपुर प्रशस्तियों में भी बापा और कालभोज अलग अलग नाम दिए हैं। अतः बापा और कालभोज एक व्यक्ति नहीं है, बापा किसी एक मेवाड़ के किसी एक शासक का नाम है। तो सभी विद्वानों के अलग अलग मत है। गोपीनाथ शर्मा बापा को एक शासक मानते हैं और बाकी अन्य जो इतिहासकार हैं वो किसी एक शासक के खिताब को, एक शासक का नाम की उपाधि बापा मानते हैं। किसी ने खुमान माना है, किसी ने महेंद्र माना है, तो किसी ने कालभोज माना है। बापा के शासनकाल के बारे में भी कोई एक राय नहीं है। गोपीनाथ शर्मा का अलग मत रखते हैं। श्यामल दास बापा की चित्तौड़ विजय का काल 734 ईस्वी मानकर उसका समय 8वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में मानते हैं। भंडारकर भी इसी मत को मानते हैं, मगर गोपीनाथ शर्मा इन तिथियों को सही नहीं मानते हैं। वो कहते हैं कि बापा के काल का ठीक से निर्धारण नहीं किया जा सकता, मगर गोहिल का समय 5वीं शताब्दी के अंत तक मानने पर बापा का समय 620 ईस्वी के लगभग हो सकता है।
यानी हम कहें कि इस पर भी मतभेद है। राज प्रशस्ति कहती है कि बापा ने 734 ईस्वी में चित्तौड़ के शासक मानमौरी को परास्त करके चित्तौड़ पर अधिकार किया था। मानसरोवर अभिलेख भी यही बात कहता है, मगर बाद के अभिलेख इस बात के विपरीत है कि 9वीं शताब्दी तक चित्तौड़ पर गोहिलों का अधिकार भी था। डॉक्टर राय चौधरी भी बापा द्वारा चित्तौड़ लेना नहीं मानते हैं। इस प्रकार बापा के इतिहास के बारे में कोई विशेष जानकारी हमारे पास नहीं है, मगर बापा ने हिंदुआ सूरज की उपाधि धारण की थी, इसलिए गोहिल वंश के सभी शासक बाद में स्वयं को हिंदुआ सूरज कहते थे। पर यह जरूर है कि श्यामल दास के शब्दों में बापा के व्यक्तित्व के बारे में कुछ कहें कि बापा हिंदुस्तान का बड़ा प्रतापी, पराक्रमी और तेजस्वी शासक था। उसने अपने पूर्वजों के प्रताप, बड़प्पन और पराक्रम को दोबारा हासिल किया जो थोड़े समय बीच में नष्ट हो गया था। यह हिंदुस्तान का ऐसा शासक था जो कि सभी राजाओं में अग्रगण्य और बड़ा समझा जाता था। इस राजा के बड़ा होने के कारण ही अनेक किस्से कहानियाँ उसके बारे में मशहूर हो गए। कुल मिलाकर के हीराचंद ओझा, गौरीशंकर हीराचंद ओझा के शब्दों में हम बापा को एक स्वतंत्र, प्रतापी और विशाल राज्य का स्वामी मान सकते हैं। बापा के उत्तराधिकारियों में भोज, महेंद्र और नाग के नाम मिलते हैं। इसके कई उत्तराधिकारी कमज़ोर भी थे, जिसमें मत्तर, दत्तव्रत सिंह, खुमानदित्य और महायक थे। इनके अधिकार में केवल राजधानी नागदा और मेवाड़ का दक्षिण पश्चिम क्षेत्र ही रह गया था। तो हमने ये तो जरूर मालूम हो जाता है कि बापा की राजधानी नागदा थी। उस समय मेवाड़ की राजधानी नागदा थी। नरवाहन, शक्ति कुमार, सूचिवर्म, नरवर्म, कीर्तिवर्म, योगराज, वेरेट, हंसपाल, वेर सिंह, विजय सिंह, हरि सिंह, चोर सिंह इत्यादि कई शासक बापा के बाद मेवाड़ की गद्दी पर बैठे। विक्रम सिंह के बाद रण सिंह मेवाड़ का शासक बना, जिससे रावल और राणा शाखाएं निकली। और 1303 ईस्वी में रावल रतन सिंह की मृत्यु के बाद रावल शाखा समाप्त हो गई और राणा शाखा का राज्य मेवाड़ पर स्थापित हुआ। तो कुल मिलाकर के बापा के उत्तराधिकारियों में जैत्र सिंह पुनः एक शक्तिशाली शासक हुआ है। जैत्र सिंह का काल, जो शासनकाल था, वो 1213 से 1252 ईस्वी माना जाता है मोटा मोटा, जो डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने शिलालेखों और हस्तलिखित पुस्तकों के आधार पर निर्धारित किया है। जैत्र सिंह एक शक्तिशाली शासक था। उसने चौहान शासक उदय सिंह को पराजित किया। फलस्वरूप उदय सिंह को अपने राज्य नाड़ौल की रक्षा करने के लिए अपनी पौत्री रूपा देवी का विवाह जैत्र सिंह के पुत्र तेज सिंह से करना पड़ा। चीरवा का लेख ये बताता है कि जैत्र सिंह ने मालवा के परमारों को भी परास्त किया था। डॉक्टर ओझा कहते हैं कि उसने परमार शासक देवपाल को परास्त किया था। और चीरवा का लेख ही ये बताता है कि उसने गुजरात के चालुक्यों के साथ भी उसकी लड़ाई हुई थी और वह भारी पड़ा था। और उसने गुजरात के शासक वीर धवल के मंत्री वस्तुपाल व तेजपाल द्वारा संधि के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया था। जय सिंह सूरी के काव्य हमीर मर्दन से जैत्र सिंह द्वारा तुर्क सुल्तान इल्तुतमिश की सेना को पराजित करने का हमें एक अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन भी मिलता है। चीरवा का शिलालेख भी ये बताता है कि उसने किसी तुर्क सेना को पराजित किया था। डॉक्टर ओझा और गोपीनाथ शर्मा कहते हैं कि इल्तुतमिश की सेना ने जब 1222 से 1229 ईस्वी के मध्य मेवाड़ पर आक्रमण किया और वो नागदा तक पहुँच गई थी, मगर जैत्र सिंह उन्हें मेवाड़ से निकालने में सफल रहा। जैत्र सिंह ने 1248 ईस्वी के लगभग सुल्तान नासिरुद्दीन की सेना को भी
मेवाड़ से भगाने में सफलता प्राप्त की। वह सिंध के शासक नासिरुद्दीन कुबाचा की सेना से भी अपने राज्य की रक्षा करने में सफल रहा। नासिरुद्दीन कुबाचा ने 1223 ईस्वी में अपने सेना नायक खवास खां की अध्यक्षता में एक सेना अनहिलवाड़ा भेजी थी, जिसने लौटते समय जैतर सिंह पर आक्रमण किया था, मगर जैतर सिंह ने इस सेना को भगा दिया था। डॉक्टर ओझा आबू के शिलालेख के आधार पर कुबाचा पर जैतर सिंह की विजय मानते हैं। इस प्रकार जैतर सिंह बापा के बाद हमें एक शक्तिशाली शासक के रूप में दिखाई देता है, जिसकी जानकारी हमें शिलालेखों और कुछ काव्य ग्रंथों और कुछ हस्तलिखित ग्रंथों के आधार पर होती है। जैतर सिंह के बाद उसका पुत्र तेज सिंह मेवाड़ का शासक बना। उसे वीर धवल के आक्रमण का सामना करना पड़ा, मगर तेज सिंह उन्हें मेवाड़ से हटाने में और अपनी सत्ता बचाने में सफल रहा। तेज सिंह के बाद समर सिंह उसका उत्तराधिकारी बना। चित्तौड़ और चीरवा के शिलालेख उसकी शक्ति और कार्यों के बारे में बताते हैं कि उसने 1299 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के सेना नायक उल्लू खां और नुसरत खां, जो गुजरात विजय से लौट रहे थे, से भी दंड वसूल किया था। अभिलेखों में उसकी वीरता का वर्णन हमें प्राप्त होता है। उसका समर सिंह का काल जो है साहित्य एवं कला की उन्नति के लिए भी प्रसिद्ध है। पद्म सिंह, कैल सिंह, केलन और करम सिंह जैसे शिल्पी, रत्नप्रभ सूरी, पासरवचन, भावसंग्रह, वेद शर्मा जैसे प्रशस्तिकार उसके आश्रय में थे। समर सिंह के बाद रतन सिंह को 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का सामना करना पड़ा और अलाउद्दीन से लड़ता हुआ रतन सिंह वीरगति को प्राप्त हुआ। उसी समय रानी पद्मिनी का जोहर प्रसिद्ध है, जो 1303 ईस्वी में हुआ था। रतन सिंह के वीरगति प्राप्त करने पर चित्तौड़ पर मुस्लिम आधिपत्य स्थापित हो गया था, जिसे बाद में सिसोदे के हमीर ने 1326 ईस्वी में चित्तौड़ को मुस्लिम आधिपत्य से मुक्ति दिलाई और उसने मेवाड़ पर सिसोदियों की सत्ता स्थापित की, जो भारत के स्वतंत्र होने तक बनी रही। हमीर ने ईडर, झीलवाड़ा, बूंदी, गोड़वाड़ आदि प्रदेशों को विजय किया और मेवाड़ की शक्ति को पुनः उसने सुदृढ़ किया। कर्नल टोड भी हमीर को काफ़ी शक्तिशाली हिंदू शासक मानते हैं। हमीर के बाद क्षेत्र सिंह मेवाड़ का शासक हुआ। उसने मालवा के दिलावर खां गोरी को परास्त किया और एक प्रकार से मालवा मेवाड़ संघर्ष का सूत्रपात इसके काल में हुआ। क्षेत्र सिंह का उत्तराधिकारी महाराणा लक्ष्य सिंह या लाखा हुआ, जिसके काल में जावर में चांदी की एक खान का पता लगाया गया और मेवाड़ की समृद्धि इस खान से बढ़ी। उदयपुर की पिछोला झील का बांध भी उसके द्वारा बनाया गया। महाराणा लाखा ने वृद्धावस्था में मारवाड़ की राजकुमारी हंसाबाई से विवाह किया, जिसके कारण उसके पुत्र चूंडा को राज्य सिंहासन से वंचित होना पड़ा और चूंडा मेवाड़ का भीष्म कहलाया। लाखा के बाद उसका पुत्र जो हंसाबाई से उत्पन्न हुआ था, मोकल महाराणा बना। 1421 से 1433 ईस्वी तक वो मेवाड़ का शासक रहा। इसके शासनकाल में हंसाबाई ने अपने भाई रणमल को राज्य की रक्षा के लिए बुलाया था, जिससे चूंडा रुष्ट होकर के मांडू चला गया। रणमल का मेवाड़ के शासन में काफ़ी हस्तक्षेप बढ़ गया। उसने उच्च पदों पर राठौड़ों को नियुक्त कर दिया था,
तो मोकल के शासनकाल में मेवाड़ में राठौड़ का प्रभाव काफ़ी था, कह सकें। 1458 ईस्वी में मोकल ने नागौर के शासक फिरोज़ खां को पराजित किया था। उसने जालोर और सांबर पर भी अधिकार कर लिया और गुजरात के अमृतसर और बूंदी के हाड़ा शासकों को भी उसने पराजित किया। 1433 ईस्वी में मोकल की हत्या उसके चाचा जो क्षेत्र सिंह की उपपत्नी से उत्पन्न हुए थे, चाचा व मेरा ने कर दी थी। मोकल का पुत्र कुंभा किसी तरह वहाँ से बचकर चित्तौड़ पहुँच गया था, जहाँ मेवाड़ी सामंतों ने उसे मेवाड़ का शासक घोषित कर दिया। इस प्रकार गोहिल से प्रारंभ होकर के मोकल तक 1433 तक मेवाड़ के इतिहास के ऊपर छोटा सा प्रकाश, संक्षिप्त सी जानकारी हमने प्राप्त की है। और महत्वपूर्ण जो शासक थे गोहिल, बापा, जैत्र सिंह, समर सिंह, रतन सिंह, हमीर, क्षेत्र सिंह, लाखा, मोकल इत्यादि के बारे में हमने थोड़ा सा जाना है। हम अगले वीडियो में महाराणा कुंभा के शासनकाल, उसकी उपलब्धियों इत्यादि के ऊपर प्रकाश डालेंगे। धन्यवाद।